हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं काशी और स्वागत है केमिस्ट्री काशी पर। लास्ट क्लास में हमने जो वेरिएबल्स ऑफ आइडियल गैसेस थे उसका जो पहला वेरिएबल्स था प्रेशर का, वो हमने डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैसेस के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो गैस लॉज हैं, उन गैस लॉज के बारे में। तो सेकंड जो वेरिएबल है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को देखिए जनरली दो तरीके से लिखा जाता है, एक सेल्सियस स्केल और एक केल्विन स्केल। तो सेल्सियस स्केल को हम नॉन एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। इसका रीज़न क्यों है नॉन एब्सोल्यूट कहने का कि एक एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया गया था इस तरीके से। इसको देखिए कि एक स्केल को लिया गया, सेल्सियस स्केल को लिया गया और इसको Hg के साथ जोड़ा गया। तो Hg के साथ जब जोड़ा गया, जब इसका टेम्परेचर कुछ 10 डिग्री सेल्सियस पर रख रहे थे, तो इस समय पर क्या हो रहा था कि इसका जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज हो जा रहा था। डिक्रीज अप्रोक्स जो है 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये डिक्रीज हो जा रहा था 10 डिग्री सेल्सियस पर। और जब हम इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे थे, तो इस केसेस में जो है ये क्या कर रहा था ना, टेम्परेचर कहाँ पर शो कर रहा था, 95 तक ये शो कर रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए कि जब हम टेम्परेचर लो रखते हैं, ठीक है, जब टेम्परेचर हम लो रखते हैं उस समय पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से इसका जो एक्सपेंशन होता है, ये एक्सपेंशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एग्जैक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। और जब हाई टेम्परेचर हम देते हैं, हाई टेम्परेचर देने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इसका जो एक्सपांसन है, एक्सपांसन बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जब हम 90 डिग्री सेल्सियस पर हम रखते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या शो करता था, 95 डिग्री शो करता था। तो इसीलिए ये एक एब्सोल्यूट जो है नहीं होता था, टेम्परेचर का एक एब्सोल्यूट स्केल नहीं होता था। इसीलिए जनरली केल्विन स्केल को यूज किया जाता है, जिसको हम एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। और इसका और एक जो नाम है ये थर्मोडायनेमिक स्केल। और इसी को जो है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस अगर कोई भी सेल्सियस में दिया रहता है प्लस 273 केल्विन। ऐसे तो यहाँ पर 273.15 केल्विन होता है, तो मैं जो है डायरेक्ट इसको लिखा हूँ 273 केल्विन, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको हम कंसिडर करते हैं 273 केल्विन। तो ये था टेम्परेचर का टेम्परेचर वेरिएबल। आगे हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होता है ना, वॉल्यूम जैसे मान लीजिए कंटेनर होता है, ठीक है। कोई भी गैस किसी भी जब कंटेनर में होता है तो ये जो पूरे कंटेनर का एक कुछ वॉल्यूम होता है, इस कंटेनर में भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। और मान लीजिए इसके अंदर कोई गैस अगर हम फिल करते हैं तो ये गैस भी क्या करेगा, वो एक वॉल्यूम शेयर करेगा, ठीक है। तो हम वॉल्यूम उसे कह रहे हैं जो स्पेस यहाँ पर शेयरिंग करता है, ये होता है वॉल्यूम। तो अभी ये जो वॉल्यूम ऑफ स्पेस शेयर है, ये दो तरीके से हम इसको लिखते हैं, एक आइडियल के केसेस में और एक रियल के केसेस में। तो आइडियल गैस के केसेस में क्या होता है, आइडियल गैस के केसेस में यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, आइडियल गैसेस के केसेस में जो गैस होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो इस वजह से जो है, अगर हम मान लीजिए ये दिया हुआ है कुछ ऐसे करके, और इसका अगर गैस पार्टिकल को हम अगर एक जगह पे कहीं पे इकट्ठा करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम काफ़ी छोटा होगा एज कंपेरिजन टू द ये जो क्या है, ये कंटेनर के वॉल्यूम से, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ जो गैस है ये बहुत स्मॉल होगा किसके, इस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। तो ये देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा, ये साइन लगा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो अगर समझ आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आते हैं रियल गैस पे। तो रियल गैस के केस में क्या होता है कि उसके जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं बड़े बड़े।
तो वो जो बड़े बड़े होते हैं इस केसेस में इसके पार्टिकल्स भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम शेयर करता है उस कंटेनर पे। समझ पा रहे हैं? मतलब ये जो पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स भी एक, अगर मान लीजिए इसको इस तरीके से क्या करते हैं, इसको एक जगह पर लाते हैं, किसी साइड में कोने पर लाते हैं, फिर भी इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है कुछ शेयर करते हैं। इसका मतलब इस केसेस में वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। लेकिन जो आइडियल गैस के केसेस में क्या था ना, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर था, क्योंकि इसका ये देखिए ये पार्ट ये बहुत ही स्मॉल होता है, इस वजह से इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानते हैं, और जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है उसी के इक्वल मानते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो हम वॉल्यूम को कैसे करके लिखते हैं, एक मिनट। वॉल्यूम को हम इस तरीके से लिखते हैं, और 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर करके हम लिख सकते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 10 dm, 10 dm, 10 dm और 10 dm मतलब डेसीमीटर। तो ये जो है जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 dm क्यूब हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। इसका मतलब 1 dm क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर हो जाएगा। ये हमें इसका यूनिट इतना याद रखना पड़ेगा। याद रखना है ये 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, और ये 1 dm क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं अमाउंट ऑफ गैसेस पे। अमाउंट ऑफ गैसेस को लिखा जाता है एन के थ्रू। अमाउंट ऑफ गैसेस को एन के थ्रू लिखा जाता है, एन। तो एन क्या होता है, एक मिनट। एन इज द अमाउंट ऑफ गैस है। अभी अमाउंट ऑफ गैसेस को लिखा जाता है गिवन मास और मोलर मास के टर्म पे। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एन इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एन का एक फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल्स टू वी बाई वी एम। तो वी क्या होता है, वी होता है गिवन वॉल्यूम और वी एम होता है मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड जो है ये होता है वी एम। ठीक है, तो हम देखिए एस टी पी के टर्म में हम बात करेंगे। क्या होता है एस टी पी? एस टी पी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर जब 1 atm के करीब होता है, 1 atm। हाँ, यहाँ पर दो केस के साथ हम बात करेंगे, एक 1 atm पर और एक 1 br पर, मैंने सॉरी 1 बार पर। तो देखिए जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm होता है तो उस समय पर जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देखें अमाउंट ऑफ गैसेस का वॉल्यूम के टर्म पे, तो क्या था, एन इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। ये देखिए 22.4 मोल। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता हो और प्रेशर जब होता हो 1 बार, तो इस केसेस में जो मोलर वॉल्यूम होगा वो होगा 22.7 लीटर। तो हम इसको अमाउंट ऑफ गैसेस के टर्म पर कैसे करके लिखें, एन इक्वल्स टू वी बाई 22.7 मोल। ठीक है, हाँ आगे हम बात करते हैं, ये तो था एस टी पी के टर्म पे। अब यहाँ पर बात करते हैं एन टी पी। एन टी पी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसका जो और एक नाम है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, मतलब टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस केसेस में हम एन टी पी लिखते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर जब 1 atm होता है तो उस केसेस में जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 24.4 लीटर। तो इसको हम अमाउंट ऑफ गैसेस के टर्म पे जब हम लिखते हैं एन इक्वल्स टू वी बाई वी एम, तो वी एम 24.4 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रेशर जब 1 बार लेते हैं तो इस केसेस में
इसका मोलर वॉल्यूम हो जाता है 24.7 लीटर। तो इसको जब हम अमाउंट ऑफ गैसेस के टर्म पे लिखते हैं वो हो जाता है V/24.7 मोल। ठीक है, इतना सा था। ये था वेरिएबल्स ऑफ आइडियल गैसेस। तो 4 वेरिएबल्स हमने बात किए अभी तक, और आगे हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। मतलब जो कुछ ग्राफ्स इस गैसेस स्टेट में जो कुछ आएंगे, ठीक है, उन ग्राफ्स को हम बात कर रहे हैं। इस तरीके के ग्राफ्स की, इन तरीके के इक्वेशन के ये ग्राफ्स बनते हैं, तो वो ग्राफ्स हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला देखिए, पहला क्या है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, x है। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब x होता है तो इस केसेस में हम क्या समझ पाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब x का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो उसी टर्म पे y का वैल्यू भी बढ़ेगा। मतलब x जितना बढ़ते जाएगा y भी उतना बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, ये हुआ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x जब रहे, ये होता है इसका ग्राफ। इसको देख लीजिएगा क्योंकि आगे ये बहुत ही यूज आने वाले हैं इसका। दूसरा जो है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि x का वैल्यू अगर बढ़ता है इधर, तो ये जो y का वैल्यू है ये क्या होते जाएगा, ये घटते जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। तो इस केसेस में देखिए यहाँ पर y का वैल्यू देखिए ये क्या हो रहा है, y का वैल्यू ये घटते जा रहा है। y का वैल्यू घटने के साथ साथ ये जो x की वैल्यू है ये इधर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये इतना सा था। मतलब y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x जब भी रहे तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये कहाँ पर ज़रूरत होगा ये मैं आगे जो है मैं बताऊँगा जब मैं गैस लॉ पढ़ाऊँगा तो। ठीक है, ये उस समय पर यूज होने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे का ग्राफ देखिए, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो है ये एक्स स्क्वायर पर है। जैसा था जब x पर था वो ग्राफ कुछ ऐसे सीधे बन रहा था, लेकिन जब एक्स स्क्वायर होता है तो इस केसेस में ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, मतलब x का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ x का जो वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, सॉरी अगर हाँ यहाँ पर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। लेकिन जब मान लीजिए x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ना। तो इंस्टेंटली ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसका कुछ जो ग्राफ बनेगा इस तरीके का ग्राफ बनेगा। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, कैसे बनता है ये इस तरीके का। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है स्लोप, जिसको हम m भी बोलते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पर ये जो c है यहाँ पर ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। और ये एक जो है y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों जो है ये दोनों ये ग्राफ भी देख लीजिएगा। जनरली ये यूज नहीं आने वाले हैं इस चैप्टर पे गैसेस स्टेट पे, तो आगे जब भी यूज में आएंगे तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, और ये दोनों को देख लीजिएगा कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स जब रहता है ये कुछ ग्राफ इस तरीके से बनता है, और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर जब रहता है ये कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ्स था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी आगे आता है गैस लॉज। तो गैस लॉज क्या है, देखिए गैस लॉज जो है सबसे पहले जो बॉयल्स थे, जो साइंटिस्ट बॉयल्स थे, उन्होंने गैस के बारे में जब ऑब्जर्वेशन किया, मैंने उनकी प्रॉपर्टीज़ पर जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने अपना जो पहला थ्योरी दिया, पहला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान वो थ्योरी दिया, वो किसके किसके बीच में रिलेशन बताया,
ना प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बताए, ठीक है। तो वो उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि ये जो वॉल्यूम होता है, यानी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के साथ क्या होते जाता है, मतलब अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम जो है क्या होते जाता है, घटते जाता है, ठीक है। ये इन्होंने देखा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। लेकिन कब, जब एन एंड टी कांस्टेंट होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उस केसेस में वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होता है, ठीक है। तो जब हम प्रेशर, ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसको जब हटाते हैं तो ये प्रोपोर्शन का साइन हटाने से क्या होता है, ये कांस्टेंट आता है एक, v इज इक्वल टू के बाई पी। तो ये के क्या है, के एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, पी वी इक्वल्स टू के, पी वी इक्वल्स टू के लिख सकते हैं। तो ये वॉयल्स के लॉ से ये आया था, ठीक है। लेकिन इस केसेस पर भी देखिए पी वी इक्वल्स टू के, मतलब पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और ये कब होगा, ये कब वैलिड होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, ठीक है। आगे इस इक्वेशन को देखिए, पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू, मतलब अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर पी वन से अगर मान लीजिए प्रेशर पी टू बढ़ जाए, है ना, और वी वन से वी टू बढ़ जाए, तो इस केसेस में हम लिख सकते हैं पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं कि ये भी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो प्रेशर दे दिए इस तरीके से, और पूछेंगे कि ये कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है, या फिर गेल-लेजैक्स लॉ है। तो इस तरीके से हमें बताना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बता देगा कि बॉयल्स का जो लॉ था वो कौन सा रिलेशनशिप बताता था, तो कौन सा बताता है, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप को बताता था, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ग्राफ का। तो अभी जैसे बात कर रहे थे ना ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कैसे यूज़ में आएगा, कैसे काम आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो जैसे एक ग्राफ अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द x, तो इस केसेस में कौन सा ग्राफ बनता था, ये वाला ग्राफ बनता था। मतलब प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम क्या है, घटता है, और वॉल्यूम को बढ़ने के साथ साथ प्रेशर घटता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये ग्राफ को भी हमें जो है पढ़ना पड़ेगा, और ये भी हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इन सारे क्वेश्चंस को भी। तो आगे अगर ग्राफ बनाएं P वर्सेस 1/v का, मतलब प्रेशर वर्सेस 1/v का अगर ग्राफ बनाते हैं तो इस केसेस में कैसा ग्राफ बनेगा, P को हम क्या कंसिडर करेंगे, P को हम y कंसिडर करेंगे और 1/v को x कंसिडर करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब x होता है उसका ग्राफ कैसे बनता था, लीनियर ग्राफ बनता था ऐसे करके सीधे। एक मिनट मैं इसको DND पे लगा देता हूँ। DND पे मैसेज आते हैं क्या, ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है देखते हैं। ये था ग्राफ, ठीक है। और आगे देखिए ये वाला ग्राफ जो 3rd नंबर वाला ग्राफ है PV वर्सेस B का। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, PV इज इक्वल्स टू के होता है, PV इक्वल्स टू के होता है, तो के क्या था, कांस्टेंट था। तो PV वर्सेस B का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो PV का ग्राफ कैसे करके बनेगा, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, मतलब कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे होता है। ये एक क्वेश्चन है जिसको हम इस चैप्टर के एंड में या फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको हम डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। तो जैसे बॉयल्स लॉ ने प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर जो है चार्ल्स ने टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में रिलेशन बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि
टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, किसी भी गैस या फिर किसी भी कंटेनर में अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उसका जो वॉल्यूम है, मतलब वो गैस क्या होंगे, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एक्सपैंड करेंगे, दूर जाएंगे, है ना। तो दूर जाने के साथ साथ उसका वॉल्यूम क्या है, बढ़ते जाएगा। तो ये जो है उन्होंने बताया था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन ये कब, ये भी कंडीशन है, और इन कंडीशन को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है, उस केसेस में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे और इज इक्वल्स टू जब लाएंगे तो के आ जाएगा कांस्टेंट, के हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इसको हम लिखेंगे वी बाई टी इज इक्वल्स टू के, ठीक है। और किसी भी कारणवश V1 वॉल्यूम से जब अगर वो V2 वॉल्यूम पर जाए, टेम्परेचर T1 से T2 पर ले जाने पर, तो इस केसेस में हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। और ये कब होगा, जब N और P कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए, आगे जैसे हम यहाँ पर बात की ना, एन एंड पी कांस्टेंट है, एन एंड पी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम खाली पी को कांस्टेंट रखते हैं तो इस केसेस पे हम इस इक्वेशन को ऐसे करके लिख सकते हैं, V1 बाई N1 T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई N2 T2, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम n को कांस्टेंट रखते हैं तो इसी इक्वेशन को कैसे करके लिख सकते हैं, P2 V2 बाई T2 इज इक्वल्स टू P1 V1 बाई T1, ठीक है। तो हाँ, इसका ग्राफ देख लीजिए, इसका ग्राफ ये आइडियल गैसेस का ग्राफ है और ये रियल गैसेस का ग्राफ है। आइडियल गैसेस का ग्राफ में जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो इसको हम ओरिजिन से ही ये दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम ओरिजिन से ये नहीं दिखाते, ओरिजिन से हम ये डॉट डॉट करके दिखाते हैं, उसके बाद ये ग्राफ बनता है, ठीक है। आगे आता है सेल्सियस स्केल, मतलब जब हम यहाँ पर वॉल्यूम को पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ में, तो हम यहाँ पर सेल्सियस स्केल के टर्म पे हम बात करेंगे वॉल्यूम का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम को हम क्या मान लेते हैं, V0 मान लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ जो गैस होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम बढ़ाते हैं तो किससे बढ़ेगा, V0 से बढ़ेगा, मतलब इससे बढ़ेगा, इससे तो बढ़ेगा, लेकिन वो कितने से बढ़ेगा, 273 केल्विन से, ठीक है, 273 केल्विन से ये बढ़ेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको 1 डिग्री सेल्सियस पर V0 प्लस 1/273 V0, और जब T डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं तो सेम V0 प्लस T/273 V0, ठीक है। तो इस केसेस पर जब हम V0 को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस T/273 आ जाता है। ये T क्या है, ये T है टेम्परेचर, जिस भी टेम्परेचर पे हम इसको निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो ये VT इज इक्वल्स टू V0 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273 ये हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं केल्विन स्केल पर। तो केल्विन स्केल में हमने क्या देखा था कि ये एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब 0 केल्विन पे होगा, 0 केल्विन, तो उस केसेस पे -273 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो इसका जो VT निकलेगा, VT इस वाली जगह पर हम अगर टेम्परेचर को लिख दें, लिखने से क्या हो जाएगा, ये -273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने पर VT इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये था चार्ल्स लॉ। आगे हम बात करते हैं गे-लुजैक्स लॉ के बारे में, जिसका और एक नाम जो है एमोंटन्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो गे-लुजैक्स लॉ ने कौन सा रिलेशनशिप दिया था ना, ये रिलेशनशिप दिया था प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन को दिया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि प्रेशर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है जो ये प्रेशर भी क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो N एंड V उस केसेस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है।
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसी तरीके से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे के लगेगा, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे करके P1 T1 इज इक्वल्स टू P2 T2, मैंने P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाई T2। ये कब? जब n और v कांस्टेंट होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा, तो इस केस में हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। और इसके भी ग्राफ कुछ सेम बनते हैं जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा चार्ल्स लॉ में, तो ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनता है। तो आइडियल गैस में जब भी रहेगा इसका ग्राफ हम ओरिजिन से लीनियर बनाते हैं, लेकिन जब भी रियल गैसेस के टर्म पे हम बात करेंगे इसको डॉट डॉट करके बनाया जाता है, फिर इसको ये लाइन शो किया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये था गेले-जोक्स लॉ। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? एवोगाड्रोस लॉ के बारे में। एवोगाड्रोस लॉ के बारे में, तो एवोगाड्रोस लॉ क्या है? एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स। मतलब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये किसी कंटेनर हीलियम गैस को लेते हैं, किसी कंटेनर पर नाइट्रोजन गैस को लेते हैं और किसी कंटेनर पर मीथेन गैस को लेते हैं। और क्या करते हैं, हम तीनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है हम सेम रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कितना रखे, 2.24 लीटर, हीलियम को भी 2.24 लिखे, इसको भी उतना और इसको भी उतना। तो इस केसेस में अगर टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन अगर तीनों में सेम रहे तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो सब में क्या होगा, सिमिलर होगा, सेम निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, इसका भी प्रेशर और टेम्परेचर हम उतना रखें, इसका भी प्रेशर और टेम्परेचर हम उतना रखें, ठीक है। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मोलर वॉल्यूम जस्ट अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, मोलर वॉल्यूम कितना होता है? मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, है ना, 22.4 लीटर होता है। मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स और जो नंबर ऑफ मोल्स जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो अमाउंट ऑफ गैस को करेंगे, ये क्या था फॉर्मूला? V/Vm, मतलब V 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, ये n इक्वल्स टू 0.1 आ जाएगा और ये सब में 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि चाहे अलग अलग कंटेनर में, चाहे अलग अलग का वॉल्यूम, अलग अलग गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम हो, ठीक है, और उसका टेम्परेचर और प्रेशर का अगर कंडीशन सेम हो, ठीक है, तो उस केसेस में उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1:1:1, ठीक है। लेकिन अगर इसी से हमको क्या निकालना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, तो क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं ना, तो वही होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर से, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये था 4 जो है हम गैस लॉज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन उसे कहते हैं जब ये 3 लॉ, ठीक है, 3 लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को जो मिला करके एक इक्वेशन बनता है, उसी को आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं उसे। तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। हाँ, और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं 720 पिक्सल पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इसका मैंने पिक्सल को कम करने का मुझे आइडिया है नहीं अभी तक, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि इसका पिक्सल को कम किया जाए। तब तक जो है आप इसी पिक्सल पर जो है मैनेज करते रहिए और इसी पिक्सल पर पढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।